सुनीता माधवपुर गांव में फिश करी रोटी का ठेला लगाया करती थी और उसका ठेला बहुत अच्छा चला करता था। एक दिन एक औरत उसके ठेले पर फिश करी और रोटी खाने के लिए आती है और तारीफ करते हुए कहती है, कुछ भी बोलो सुनीता बहन, तुम फिश करी रोटी बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो। जितना भी खा लूं मन ही नहीं भरता है। ये तो सिर्फ खाने वाले का प्यार होता है। आप लोगों को प्यार से मेरा खाना खाते देखकर मेरा भी दिल खुश हो जाता है और इसीलिए तो आपको मेरा खाना स्वादिष्ट लगता है। पर एक बात समझ में नहीं आती सुनीता बहन, तुम फिश करी के साथ में चावल क्यों नहीं भेजती हो? चावल तो तुम जल्दी भी बना लिया करोगी और तुम्हारा समय भी बच जाएगा। वो इसीलिए बहन जी कि फिश करी और चावल तो सभी लोग देते हैं और जो आनंद हाथ की बनी रोटी खाने में आता है वो चावलों में थोड़ा कम आता है। जब मैं छोटी थी तो ऐसे ही मेरी माँ फिश करी के साथ हाथ की बनी रोटियां बनाकर मुझे खिलाया करती थी और अब मैं आप लोगों को इसी तरह अपने हाथ की रोटियां बनाकर खिलाती हूँ तो मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। बस ऐसे ही एक दिन यूं ही तरक्की करते करते अपनी एक जल्दी से फिश करी की दुकान खोल लो। अब मैं चलती हूँ, कुछ दिनों के बाद फिर से फिश करी और रोटी खाने के लिए आऊंगी। ये बोलकर औरत वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद में सुनीता ने अपने मन में कहा, मैं भी बस यही चाहती हूँ कि कुछ करिश्मा हो जाए कि मैं यूं ही ठेले पर कमाई करते हुए पैसे जोड़ती रहूं और अपनी एक छोटी सी दुकान डाल लूं। कल को मेरा बेटा आरव बड़ा होगा तो ये उसके काम आएगी। अब सुनीता घर आती है और उसका पति माधव जमींदार के यहाँ पर काम करता था और उसका बेटा आरव अभी 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था। वो अपनी माँ को आते देखते हुए उसे गले से लगा लेता है और कहता है, माँ, आपको पता है मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। आपकी बनाई हुई फिश करी रोटी सब लोगों को स्कूल में बहुत पसंद आई और टीचर तो मेरा पूरा टिफिन ही खा गई। गंदे टीचर। नहीं मेरे बच्चे, टीचर तो भगवान का रूप होते हैं। माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा पूजनीय वही होते हैं। कोई बात नहीं, अब से मैं जब भी फिश करी और रोटी बनाया करूंगी तो थोड़ी ज्यादा बना लिया करूंगी। तो अपनी टीचर के लिए अलग से लेकर चले जाया करना। इसके बाद में अब सुनीता अपने परिवार के साथ में बैठकर खाना खाती है और फिर से अपनी कमाई से बचे हुए 200 रुपए की दिहाड़ी निकालकर एक गुल्लक में डालते हुए कहती है, हे ऊपर वाले, बस ऐसे ही पैसे जोड़कर मैं अपनी सारी परेशानियों को दूर कर लूं और आरव के बड़े होने से पहले ही एक छोटी सी दुकान डाल लूं। सुनीता ये बोलती है और उसके बाद सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन तभी दबे पांव माधव गुल्लक के पास जाता है और एक पिन की सहायता से उसमें से पैसे निकाल लेता है और कहता है, इतने पैसे बहुत रहेंगे। मैं अपने दोस्तों को पार्टी दूंगा। जमींदार के यहाँ काम करता रहता हूँ और जो भी जमींदार मुझे पैसे देता है वह सब तो मेरे पिता के कर्ज में चले जाते हैं। कभी कुछ अच्छा ना खा पाता हूँ और ना ही पी पाता हूँ। कल अपने दोस्तों के साथ मौज करूंगा। माधव ये बोलता है और उसके बाद गुल्लक में से कुछ पैसे चुराकर अपनी जेब में रखकर सो जाता है। वहीं पास में लेटी हुई सुनीता की आंखें भर आती है और वो अपने मन में कहती है, हे भगवान, क्यों मेरे पति कुछ नहीं समझते हैं। माना कि ससुर जी का कर्जा जमींदार के यहाँ पर काम करके वो चुका रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें अपनी पत्नी की मेहनत नजर नहीं आती? ये सब मैं अपने परिवार के लिए ही तो कर रही हूँ। सुनीता भी खून का घूंट पीकर और अपने आंसू छुपाकर रह जाती है और अगले दिन फिर से अपनी मछली करी और रोटी बेचने के लिए चली जाती है। मछली करी रोटी ले लो, नरमा नरम मछली, ताजा ताजा मछली, मीठे पानी की मछली। सुनीता के ठेले के कुछ ही दूरी पर आगे जाकर प्रमोद नाम का एक आदमी मछली करी का ठेला चलाया करता था, लेकिन उसकी मछली करी कम बिका करती थी क्योंकि वो सुनीता की तरह प्रेम से ग्राहकों को खिलाता भी नहीं था और उसकी मछली खारे पानी की हुआ करती थी। एक दिन एक ग्राहक उसके पास उसकी दुकान पर मछली करी और चावल खाने के लिए आता है और कहता है, यह सब क्या है प्रमोद? तुम्हारी मछली करी में तो स्वाद ही नहीं है। इससे अच्छी मछली करी तो वह सुनीता बनाती है, वह भी रोटी के साथ देती है। क्या बढ़िया मछली करी का स्वाद है उसके हाथों में। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो औरत है ना, ऐसे दो प्यार से मीठी बातें करती होगी और तुम्हें लगता होगा उसकी मछली करी का स्वाद मेरी मछली करी से ज्यादा अच्छा है। अरे भाई, इसमें आदमी औरत कहाँ से आ गया? जो सच में है वही बता रहा हूँ। खैर, मैं तो चला। यह लो अपने पैसे। आज के बाद मैं सुनीता के पास ही मछली करी खाने के लिए जाया करूंगा। वो ग्राहक ये बोलता है और प्रमोद के तन बदन में आग लग जाती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि सुनीता की तुलना उससे हुई है और वो खुद से कहता है, कोई बात नहीं, इस सुनीता को जितना उड़ना है उड़ने दो। एक दिन मैं इसके पैर काट कर ही दम लूंगा।
प्रमोद ये कहता है और उसके बाद वो सुनीता के परिवार के बारे में अच्छे से खोज खबर निकलवाता है और उसे पता चलता है कि माधव कैसा इंसान था। वो इंसान तो अच्छा था, लेकिन अपने पिता के कर्जे की वजह से वो अपनी जिंदगी ढंग से जी नहीं पा रहा था। और एक दिन जब माधव उसके ठेले के आगे से गुजर रहा होता है तो वो उसे कहता है, अरे कहाँ जा रहे हो माधव भाई, जरा हमसे भी थोड़ा बतिया लो। प्रमोद भाई कैसे हो तुम? सब कुशल मंगल तो है ना? कहाँ कुशल मंगल भैया, आपकी बीवी जब से ठेला लगा रही है मछली करी और रोटी का, तब से तो मेरा काम बिल्कुल ठप हो गया है। बहुत नोट छाप रही है आपकी बीवी। अरे कहाँ यार, वो बेचारी तो थोड़ा बहुत काम कर पाती है, कुछ पैसे बचत के लिए रख देती है और कुछ पैसों में घर का खर्चा चलाती है। अरे किसने बोला आपको ये? यहाँ ठेले पर खड़े हुए तो जब मर्जी कुछ ना कुछ खरीदती रहती है और बेफिजूल का खर्चा भी करती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है वह आपके आगे गरीबी का नाटक करती है। यह कैसी बात कर रहे हो प्रमोद भाई? मेरी बीवी ऐसा क्यों करेगी? अगर वह ऐसा नहीं कर रही होती तो जमींदार के यहाँ बदवा मजदूरी करने के लिए वह भी तो जा सकती थी। अरे तुम मान जाओ, उसकी मछली करी और रोटी का ठेला तुम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से चला सकते हो। पर मुझे उसकी तरह मछली करी और रोटी बनाना नहीं आता है, मैं कैसे संभाल पाऊंगा? तुम अपने आप को अपनी ही बीवी से कम समझते हो? कैसे इंसान हो भाई तुम? अपनी बीवी को जाकर बोल दो कि कल से मजदूरी करने वो जाए और तुम ठेला लगाओगे। देखना कुछ दिन में तुम 2-4 दुकान गांव में खड़ी कर दोगे मछली करी और रोटी की। अब प्रमोद माधव को अपने झांसे में फंसा चुका था। माधव घर जाकर सुनीता को साफ साफ कह देता है कि अब से वो जमींदार के यहाँ बंधुआ मजदूरी करने जाएगी और माधव अब मछली करी और रोटी के ठेले को संभालेगा। अगले दिन माधव जब ठेले पर होता है तो वही औरत दोबारा आती है और कहती है, अरे भाई आज सुनीता बहन नहीं आई क्या मछली करी और रोटी का ठेला लेकर? बहन जी, आपको मछली करी और रोटी खाने से मतलब है ना? मैं आपको सुनीता के हाथों से भी बढ़िया मछली करी रोटी बनाकर खिलाता हूँ, आप एक बार खाकर तो देखिए। बात तो तुम्हारी ठीक है, मेरे लिए 1 प्लेट मछली करी और रोटी लगा दो। माधव मछली को काटता है और मसाले लगाकर उसे अच्छे से फ्राई करके एक मछली करी तैयार करता है। लेकिन जैसे ही वो उसमें नमक डालने लगता है तो वो स्टाइल में आ जाता है और नमक का पूरा डब्बा गलती से कढ़ाई में ही उंडेल देता है। अरे ये क्या कर रहे हो भाई, नमक खिलाकर मारना है क्या? अरे मुझे इतना ही नमक खाना होता तो समुद्र में डूब कर नहीं खा लेती। माफ करना बहन जी, गलती हो गई, मैं भी दोबारा से मछली करी बना देता हूँ। अब माधव फिर से मछली काट कर मसाला लगाकर कढ़ाई में डाल देता है और गैस पर चढ़ाकर आटा गूंथने लगता है, लेकिन आटा ज्यादा गीला हो जाता है। वो आटे को जब तक ठीक करता है तब तक गैस की आंच धीमी करना भूल जाता है और सारी मछली गल और जल जाती है। अरे माधव भाई तुम रहने दो, अब तो मेरा मन मछली करी खाने से हट गया है। मैं प्रमोद की दुकान पर जाकर खारे पानी की ही मछली करी खाकर काम चला लूंगी चावलों के साथ। इसके बाद में जितने भी ग्राहक आते हैं सभी को माधव संभालने की कोशिश तो करता है पर संभाल नहीं पाता। सभी उसे खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं। प्रमोद की बहुत अच्छी कमाई होती है और वही सुनीता किसी तरह ही अच्छी अच्छी बातें करके ग्राहक बनाने लगी थी, लेकिन माधव को ये सब नहीं आता था। माधव घर आता है और हताश होकर सुनीता के पैरों में गिरकर रोते हुए कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सुनीता, मैंने तुम्हारे काम को काम नहीं समझा। तुम तपती धूप में खड़ी होकर हमारे परिवार के लिए कितनी मेहनत करती थी और मैं फिर भी तुम्हारे गुल्लक से पैसे चुराता था, अपने दोस्तों के साथ खाता पीता था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अच्छा मुझे पता था कि आप गुल्लक से पैसे चुराते हैं, लेकिन आप मेरे पति हैं, मेरा जो भी है वो आपका भी है। अगर आप थोड़े पैसे ले लोगे तो उसे चुराना नहीं कहेंगे, इसीलिए मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा। आज के बाद तुम ही मछली करी और रोटी का ठेला लगाना और मैं जमींदार के यहाँ काम कर लूंगा और मैं उनके यहाँ दुगना काम करूंगा ताकि मैं उनका कर्जा जल्दी से चुका सकूं। माधव की बातें सुनकर सुनीता को बहुत अच्छा लगता है। अब माधव वैसे ही जमींदार के यहाँ काम करके कुछ ही सालों में अपना कर्जा चुका देता है। वहीं सुनीता अपने परिवार के भविष्य के लिए पैसे जमा करती है और एक छोटी सी मछली करी और रोटी की दुकान को डालने में सफलता हासिल भी करती है। नंदिता और अभी अभी शादी हुई थी। आज नंदिता की पहली रसोई थी। वो किचन में गई और उसने कई तरह का खाना बनाया और सभी को परोस दिया। ये देखकर नंदिता की सास मुंह बनाते हुए नंदिता से बोलने लगी, अरे विशाल, तूने बहू को बताया नहीं क्या? हम ये सब खाना नहीं खाते हैं,
हम तो केवल अंडा करी ही खाते हैं और हमारे घर में अक्सर अंडा करी ही बना करती है। अरे माँ, वो मैं जल्दी जल्दी में बताना ही भूल गया, लेकिन मैं अब बता देता हूँ। देखो नंदिता, हमें यह सब खाना पसंद नहीं है। हम लोग सिर्फ रोज अंडा करी ही खाते हैं। रोज अंडा करी? हाँ बेटा, रोज अंडा करी। दोनों टाइम हम लोग अंडा करी ही खाते हैं। जब तक हम अंडा करी ना खा ले, हमारे तो पेट की भूख ही शांत नहीं होती है। लेकिन माँ जी, आप लोग रोज रोज अंडा करी खाकर बोर नहीं होते हैं क्या? आखिर रोज एक ही सब्जी को कोई इंसान कैसे खा सकता है? ये सुनकर नंदिता की ननद सुरभि बोल उठी। अरे भाभी, अंडा करी खाकर भी भला कोई बोर होता है क्या? नहीं नहीं, हम कभी बोर नहीं होते। हम तो सिर्फ अंडा करी ही पसंद करते हैं। कल से आप खाने में वही बना दिया करना, वो भी दोनों टाइम ताजा और फ्रेश अंडा करी। हम तो बस अंडा करी खाएंगे। ठीक है दीदी, कल से खाने में अंडा ही बना दिया करूंगी मैं। नंदिता को लगा कि कुछ ही दिनों में ये लोग अंडा करी खाकर बोर हो जाएंगे और फिर खुद ही अलग अलग तरह का खाना बनाने को और खाने को कहेंगे। लेकिन नंदिता की शादी को अब पूरे 30 दिन यानी 1 महीने का समय गुजर चुका था और उसके ससुराल वाले दोनों टाइम अंडा करी ही खाया करते। इन सब चीजों से नंदिता परेशान हो जाती है और एक दिन खुद से बुदबुदाती हुई कहती है, हाय दैया, ये लोग तो रोज अंडा करी ही खाते हैं। मैं भी उनके साथ अंडा करी खाते खाते बोर हो गई हूँ। हो सकता है इन्हें कुछ बहुत अच्छा बनाना नहीं आता है, इसीलिए ये लोग सिर्फ अंडा करी खाते हैं। ऐसा करती हूँ, आज मैं इन सबके लिए कुछ अच्छी सी हरी सब्जियां बना देती हूँ। इन लोगों को पसंद आएगी और खुद ब खुद ये लोग अंडा करी खाना बंद कर देंगे। इसके बाद नंदिता किचन में जाती है और कुछ हरी सब्जियां बनाकर खाना लगाती है। ये देखकर नंदिता के ससुर जी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, तुम्हें समझाया था, हम अंडा करी के अलावा कुछ नहीं खाते हैं। ये खाना हम नहीं खा पाएंगे, हमें अंडा करी ही खानी है। नंदिता, तुम ऐसा करो कि अंडा करी बनाकर ले आओ और ये सब्जियां एक तरफ रख दो। कोई मांगने वाला आएगा तो उसे दे देना। जी ठीक है। अब नंदिता किचन में जाकर अंडा करी बनाकर ले आती है और सभी लोग अंडा करी खाते हैं और हरी सब्जियां नंदिता अकेली खाती है। नंदिता को बहुत दिनों बाद हरी सब्जियां खाने को मिली थी। वो बहुत खुश हो जाती है और घपाघप खाती है। लेकिन फिर अगले दिन से अंडा करी ही बनती थी। नंदिता बहुत परेशान हो चुकी थी और एक दिन वो खुद ही अपने पति से बोल पड़ी, सुनिए जी, मुझे रोज रोज अंडा करी खाना पसंद नहीं है। मुझे हरी सब्जियां अच्छी लगती है। रोज रोज तो अंडा करी खानी भी नहीं चाहिए। अरे अंडा गर्म होता है। मैं तो खुद भी अंडा करी खाकर ऊब चुकी हूँ। देखो नंदिता, हम सभी को केवल अंडा करी ही पसंद है। तुम्हें भी धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी, फिर तुम्हें भी सब्जी अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। बेचारी नंदिता बहुत परेशान हो गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर नंदिता ने नोटिस किया कि उसके ससुराल वाले अक्सर आलस में पड़े रहते हैं। वो ज्यादा एक्टिव नहीं है और उनका किसी काम में ठीक से मन भी नहीं लगता है। ये देखकर नंदिता खुद ही सोचने लगी, जरूर इनका ये हाल रोज रोज अंडा करी खाने की वजह से हुआ है। रोज रोज इतना प्रोटीन ले रहे हैं और ये पचा नहीं पा रहे, क्योंकि ये तो कोई एक्टिविटी भी नहीं करते, इसीलिए ये लोग आलसी हो गए हैं। लेकिन मैं ऐसा क्या करूं जो ये अंडा करी खाना बंद कर दे? ये ढीठ लोग तो मेरी सुनते भी नहीं है। अगले दिन नंदिता जब सोकर उठी तो उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। थोड़ी देर बाद नंदिता को उल्टियां होने लगी। विशाल उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो डॉक्टर ने बताया, देखिए, इनके पेट में गड़बड़ है। इनका डाइजेशन ठीक काम नहीं कर रहा है। आप ऐसा कीजिए कि इन्हें हल्का फुल्का खाना जैसे खिचड़ी और हरी सब्जियां दीजिए। बाकी मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, वह भी दे दीजिए। विशाल नंदिता को घर ले आया और ये सारी बातें सुनकर सुरभि बोली, भाभी ऐसा कीजिए कि जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं है तब तक आप आराम कीजिए। मैं खाना बना लेती हूँ और आपके लिए खिचड़ी भी बना दिया करूंगी। अब नंदिता आराम करती है और सुरभि किचन में जाकर खिचड़ी बनाती है और वो नंदिता को दे देती है। बाकी सबके लिए उसने अंडा करी ही बनाई थी। सभी लोगों ने खाना खाया। 2 दिन बाद नंदिता की तबीयत ठीक हो गई और फिर से किचन में सिर्फ अंडा करी ही बनने लगी। अब नंदिता अक्सर बीमार रहती। नंदिता जानती थी कि ये सब कुछ अंडा करी खाने के कारण हो रहा है। एक दिन की बात है, नंदिता के ससुर के पेट में बहुत तेज की दर्द हो रहा था। विशाल उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने जांच करने की बात बताया।
देखिए, इनके पेट में पथरी हो गई है और शायद ये ज्यादा प्रोटीन लेने की वजह से हुई है। आप लोगों को इन्हें हरी सब्जियां देनी चाहिए। विशाल उन्हें लेकर घर आ गया और सारी बातें बताई। ये सुनकर विशाल की माँ ने कहा, अजी आप ही बताइए, क्या आप रोज रोज हरी सब्जियां खाने के लिए तैयार हैं? नहीं नहीं भाग्यवान, मुझे 2-4 दिन हरी सब्जियां दे दो, उसके बाद तो मेरा अंडा करी के बिना काम ही नहीं चलेगा। ये सुनकर नंदिता गुस्सा हो जाती है और बोलती है, नहीं ससुर जी, ये बात सही नहीं है। अगर डॉक्टर ने आपको अंडा करी खाने से मना किया है और हरी सब्जियां खाने को कहा है, तो आपको ऐसा करना ही चाहिए। ये आपकी सेहत का सवाल है। लेकिन नंदिता, मुझे अंडा करी के सिवा कुछ भी खाना पसंद नहीं है। पिताजी, नंदिता सही कहती है। हम डॉक्टर की बातों को इस तरह से अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर डॉक्टर हरी सब्जियां खाने के लिए कहता है तो कुछ दिन तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। ये सुनकर नंदिता बहुत खुश हो जाती है और हाँ में सर हिलाती है। वो किचन में जाती है और जल्दी जल्दी हरी सब्जियां काटने लग जाती है। साथ ही साथ वो सोचती है, चलो इसी बहाने मुझे भी हरी सब्जियां खाने को मिलेगी। ये मेरे होने वाले बच्चे के लिए भी अच्छा है। अब नंदिता रोज अपने ससुर के लिए हरी सब्जियां बनाने लगी। कभी कभी हरी सब्जियों के साथ थोड़ी बहुत दाल भी बनाती। नंदिता और उसके ससुर वही खाते, लेकिन अभी भी घर के बाकी लोगों के लिए वो अंडा करी ही बनाया करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए थे। एक दिन जब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे, तब नंदिता के ससुर नंदिता से बोले, बेटा नंदिता, तू देख रही है ना कि जब से मैंने हरी सब्जियां खाना शुरू की है, तब से मुझे सुबह उठने में कोई परेशानी नहीं होती और मुझे बहुत हल्का महसूस होता है। इसके अलावा मैं अपने दोस्तों से भी बहुत एक्टिव तरीके से मिलजुल कर रह पाता हूँ। मुझे बहुत नींद आना भी कम हो गई है। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने भी जब से आपके साथ हरी सब्जियां खाना शुरू किया है, मैं घर के काम बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पिताजी, हरी सब्जियों से शरीर की सारी जरूरतें पूरी होती है। रोज रोज अंडा करी खाने से मेरी भी तबीयत लगातार खराब हो रही थी। हाँ नंदिता, मुझे भी यह बात समझ में आ गई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब घर में सभी लोग रोज रोज हरी सब्जियां ही खाएं और अंडा करी केवल 15 दिनों में एक बार। ये सुनकर घर के सभी लोग गुस्सा होने लगे और नंदिता की ननद सुरभि ने कहा, नहीं नहीं भाभी, जिसको जो खाना है वो खाए, लेकिन मैं तो अंडा करी ही खाऊंगी। सुरभि सही कह रही है, हमें अंडा करी खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। हमारे लिए तो तू अंडा करी ही बना देना बहू। विशाल को भी नंदिता की बातें समझ में आ गई थी, इसीलिए अब विशाल, उसके पिता और नंदिनी तीनों के लिए हरी सब्जियां और दालें बनती और नंदिता की सास और नंदिता की ननद के लिए केवल अंडा करी बनती। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं कि सुरभि का एक बहुत अच्छी जगह रिश्ता तय हो जाता है। अब सुरभि की माँ सुरभि से बोलती है, सुरभि बेटा, 2 महीने बाद तुम्हारी शादी है। अब तुम ऐसा करो कि घर के काम, खाना बनाना, ये सब कुछ सीख लो, वरना ससुराल में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है माँ, मैं कल से भाभी के साथ घर के सारे काम करवाऊंगी और खाना भी बनाऊंगी। भाभी, कल आप मुझे भी सुबह अपने साथ जगा लेना। ठीक है सुरभि दीदी। नंदिता अगली सुबह सुरभि के कमरे में पहुंची और बोली, सुरभि दीदी उठो, दीदी उठो। आपने कहा था ना आज से आप मेरे साथ काम करवाओगी। उठो दीदी। नहीं नहीं भाभी, मुझसे नहीं उठा जाएगा, आप जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। उसके बाद सुरभि दोपहर में उठती है। वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन उससे नंदिता की तरह जल्दी जल्दी काम नहीं किया जाता। सुरभि को बहुत आलस आता है। वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती, बस सारा दिन उसे सोना ही अच्छा लगता। ये देखकर सुरभि की माँ को उसकी बहुत चिंता होती है और वो कहती है, बेटा सुरभि, अगर तुम इसी तरह से आलस में पड़ी रहोगी तो ससुराल में बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ससुराल में तो तुम्हें नंदिता की तरह फुर्ती से काम करना पड़ेगा। माँ जी, ये सब कुछ रोज अंडा करी खाने की वजह से हो रहा है। मेरी बात मानिए, 1 महीने सब्जियां खाकर देख लीजिए। इस बार नंदिता की सास और ननद दोनों नंदिता की बात मान लेती हैं और अगले 1 महीने तक वो लोग केवल हरी सब्जियां खाते हैं और सब्जियां खाने की वजह से उनमें फुर्ती आ जाती है और उनकी सारी समस्या खत्म हो जाती है। तब नंदिता की सास कहती है, बेटा नंदिता, तू और तेरे पिताजी बिल्कुल सही कह रहे थे। हमें जो स्वास्थ्य समस्याएं हो रही थी वो केवल रोज रोज अंडा करी खाने की वजह से हो रही थी। आज के बाद तो तू हरी सब्जी और दालें ही बनाया कर। अंडा करी केवल महीने में 1-2 बार ही बनाना। ये सुनकर नंदिता खुश हो जाती है
और अब रोज रोज खाने में दाल और हरी सब्जियां बनाने लगती है। सभी लोगों के स्वास्थ्य को अब वो सुधार कर रख देती है और सुरभि भी अब फुर्ती से घर के सारे काम करने लगती है और खुशी खुशी कुछ महीनों में विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है।